दोस्तों, देश के तमाम बड़े जानकार, राजनीतिक पंडित और हमारे जैसे राजनीति के छात्र अभी पढ़ ही रहे हैं कि हरियाणा में हुआ क्या, समझ ही रहे हैं कि हरियाणा चुनाव में किसकी बाजी कहां फ्लॉप रही और कौन सा मुद्दा हिट कर गया। और इस तरह के चुनाव में दोस्तों बहुत वक्त लगता है स्टडी करने में, डेटाज एनालिसिस करने में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो एक रात में ही पूरे के पूरे हरियाणा चुनाव का विश्लेषण कर डाला। और विश्लेषण भी ऐसा दोस्तों कि आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में किस मुद्दे के साथ जमीन पर पीएम, उनकी पार्टी और उनका गठबंधन उतरने वाला है, इसकी हिंट भी आज प्रधानमंत्री मोदी के एक सरकारी कार्यक्रम से मिल जाती है। सरकारी कार्यक्रम में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मोदी जी को कई परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास आज करना था, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने किया। वैसे था तो ये अपना विकास कार्यों का उद्घाटन वाला कार्यक्रम, लेकिन मोदी जी ने जमकर इसमें कांग्रेस पार्टी को उनकी आलोचना की और हरियाणा की जीत पर अपनी पार्टी की पीठ थपथपाई, जो कि बनती भी है। दोस्तों, हरियाणा में जो जीत बीजेपी ने हासिल की है उसमें वाकई में उनकी एक पार्टी के तौर पर उनकी तारीफ करनी होगी, उनके माइक्रो मैनेजमेंट की तारीफ करनी होगी, आरएसएस की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि मोदी जी ने तो हरियाणा में 3 दिन पहले ही पैकअप कर दिया था। मोदी जी ने हरियाणा में ले दे के 4 रैलियां की, लेकिन फिर भी अब जीत हो गई है। तो मोदी जी इस पूरे के पूरे चुनाव का जो विश्लेषण कर रहे हैं, उसको समझकर, उसको देखकर यह अंदाजा हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब से उनके जो विरोधी हैं, इस देश में जो विपक्षी दल है, वो देशभक्त है ही नहीं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को सुनिए जिसमें प्रधानमंत्री अपने विपक्षी को अर्बन नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। साथियों, अभी कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। दोस्तों, ये बात सही है कि कांग्रेस चुनाव हार गई है, लेकिन कांग्रेस इस देश का एक दल है, जैसे बीजेपी एक दल है, जैसे समाजवादी पार्टी एक दल है, जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी एक दल है। हर दल अपने अपने मुद्दे जनता के बीच रखता है। किसी मुद्दे को जनता लेती है, उसको हाथों हाथ लेती है, किसी मुद्दे को जनता रिजेक्ट कर देती है। लेकिन ये कहना कि क्योंकि हम जीत गए हैं तो हम जो है देशभक्त हैं, और जो हमको पसंद करते हैं वो देशभक्त हैं, और जो हमसे लड़ रहे हैं वो देश विरोधी है, वो अर्बन नक्सल है, वो बड़ा अजीब है। दोस्तों, लोकतंत्र की जननी के प्रमुख के मुंह से ऐसे शब्द आते अच्छे नहीं लगते। जैसे हार सर झुकाकर स्वीकार की जाती है, वैसे ही जीत में जो कंधे हैं वो भारी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये दोस्तों कि दलितों का रुख हरियाणा के चुनाव में किधर जाएगा, इसको लेकर हर कोई चर्चा करना चाहता था, देखना भी चाहता था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में दलितों का, पिछड़ों का वोट समाजवादी पार्टी को मिला, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का संविधान बचाओ वाला जो पूरी की पूरी मुहिम थी वो आगे बढ़ी। इसीलिए लोग ये जानना चाहते थे कि क्या कांग्रेस को ऐसा कुछ फायदा दलितों का, जिनकी संख्या जाटों के बाद सबसे ज्यादा है, दूसरे सबसे बड़े समुदाय के तौर पर दलितों को देखा जाता है हरियाणा में, क्या उनको इसका फायदा मिलता है? लेकिन नहीं मिला। दलितों ने उतने बड़े स्तर पर वोट नहीं किया कांग्रेस को जितने बड़े स्तर पर लोकसभा चुनाव में किया था या फिर यूपी में किया था। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर मोदी जी ने जो बात बोली, क्या टेक्निकली वो सही है? सुनिए पहले मोदी क्या बोलते हैं। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। दोस्तों, ये बात सही है कि दलितों ने उतने बड़े स्तर पर हरियाणा में कांग्रेस
को वोट नहीं किया, जिसकी उम्मीद कांग्रेस कर रही थी। लेकिन एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ दोस्तों, ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, क्योंकि इस आंकड़े के जरिए आपको पता चलेगा कि हमारे देश का चुनाव वाकई में कितना मनोरंजक हो सकता है। दोस्तों केवल, क्या आप जानते हैं, केवल 0.85% वोटों से हरियाणा की कुर्सी किसके पास जाएगी, सरकार किसकी बनेगी। मतलब आप सोचिए 1% भी पूरा नहीं है। शाम तक ये तो 1% था, और जब सुबह पूरा फाइनल आंकड़ा आया है तो फाइनल आंकड़ा ये है कि जो मार्जिन गेम था वो इतना कम था कि 1% से भी कम था। मतलब बीजेपी और कांग्रेस को जो वोट मिला है उन दोनों में 1% से भी कम का अंतर है। ये बात सही है कि सीटें बीजेपी ने ज्यादा निकाल ली, पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, लेकिन जो वोट शेयर है ये बताता है कि हरियाणा में बहुत बड़े स्तर पर बल्क में कांग्रेस को वोट पड़ा है। तो क्या इतने बल्क में ये कह सकते हैं कि दलितों ने कांग्रेस को वोट ही नहीं किया, या जाटों ने कांग्रेस को वोट ही नहीं किया? हाँ, क्या आप कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर दलितों का जो कोर वोटर था, बड़ा चंक था, वो कांग्रेस को नहीं मिला। उसके लिए कांग्रेस की अपनी गलतियां जिम्मेदार हैं। कुमारी शैलजा का लगातार बयानबाजी करना, फिर कुमारी शैलजा के कहने पर टिकटों का बंटवारा न करना, हुड्डा कैंप की जरूरत से ज्यादा चलना, ये चर्चा बहुत हो चुकी है, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहती। लेकिन ये कहना कि दलितों ने रिजेक्ट कर दिया, थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी ये समझते हैं दोस्तों कि हर चुनाव अलग होता है। खासतौर पर महाराष्ट्र में तो दोस्तों दलित चेतना अलग ही लेवल की है। उत्तर प्रदेश के किसी भी राज्य से बहुत अलग है दलित चेतना महाराष्ट्र में। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इस जोखिम को समझ रहे हैं, इसीलिए अपनी इस बात को दोहराते हुए वो दलितों का बीजेपी की तरफ रुख होने की बात याद दिलाते हैं कि आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में दलित वर्ग इसको याद रखे? तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने बोली दोस्तों इस कार्यक्रम में, जिससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री की आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में उनकी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है। कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री बन गई है, नफरत की फैक्ट्री बन गई है, घोर सांप्रदायिक पार्टी है कांग्रेस, और हिंदुओं को बांटने में कांग्रेस का पूरा एजेंडा है। साथियों, कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार यह सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना,
यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जो जिक्र यहाँ पर बिना नाम लिए कर रहे हैं वो जातिगत जनगणना का कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, यूपी में वो चल गया, थोड़ा राजस्थान में कांग्रेस को उसका फायदा हुआ। राहुल गांधी ये सोच रहे थे कि हरियाणा में भी उसका फायदा होगा। लेकिन ये जिस तरह का मुद्दा होता है दोस्तों, जातिगत जनगणना, जरूरी नहीं है कि एक राज्य में आपको उसका फायदा मिले तो दूसरे राज्य में भी वो चल जाए। जरूरी नहीं है कि एक चुनाव में वो मुद्दा फ्लॉप हो गया है तो उस दूसरे चुनाव में वो मुद्दा ना चले। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जातिगत जनगणना जिस तरह का मुद्दा है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। ये किसी एक राज्य के चुनाव या दूसरे राज्य के चुनाव से मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव में जातिगत जनगणना का जिक्र नहीं करेंगे। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जैसा कि मैं शुरुआत से कह रही हूँ, राहुल गांधी की बात से हो सकता है मोदी जी इत्तेफाक न रखें, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी से बीजेपी इत्तेफाक न रखे, लेकिन ये कहना कि ये घोर सांप्रदायिक पार्टी है, ये हिंदुओं को बांटने वाला काम करती है, तो दोस्तों हिंदुओं को जाति के नाम पर तो हर पार्टी वोट मांगती भी है और टिकट भी बांटती है। हर सीट में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कोई भी दल हो, सबसे पहले ये सर्वे किया जाता है कि इस सीट में किस जाति के कैंडिडेट को उतारेंगे तो वोट मिलेगा। खुद मोदी जी ने हरियाणा में चुनाव में वोट मांगे तो मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की जाति का जिक्र किया और अपनी जाति का भी जिक्र किया। मोदी जी अपने कैबिनेट का विस्तार करते हैं तो गोदी मीडिया ये बताती है कि ओबीसी कैबिनेट हो गया। ये प्रधानमंत्री पहली बार बने मोदी जी तो अमित शाह ने कह दिया कि देश को पहला ओबीसी पीएम मिला है। सच्चाई ये दोस्तों कि जाति के नाम पर राजनीति हमारे देश की एक सच्चाई है जो हर पार्टी करती है। लेकिन फिर भी मोदी के इस भाषण से एक हिंट मिलती है दोस्तों कि आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी अभी इस मुद्दे को पुश करेगी आगे कि जो कांग्रेस को वोट करते हैं वो देशभक्त नहीं है। हरियाणा में भी मोदी ने यही कहा था अपनी आखिरी रैली में कि जो देशभक्त जनता है हरियाणा की वो हमें वोट करे। ऐसा करके आप न केवल पार्टियों में भिन्नता कर देते हैं कि हम देशभक्त हैं वो देश विरोधी हैं, बल्कि जनता को भी बांट देते हैं। जनता के एक दिमाग में अनकॉन्शियसली ये बात आ जाती है कि अगर मैं उनको वोट नहीं करूंगा या करूंगी तो फिर क्या मैं देशभक्त नहीं होऊंगा। तो ये तो बड़ा चिंताजनक बात है दोस्तों। अगर ऐसा है तो क्या मोदी जी ये मानते हैं कि वो लोग जिन्होंने हरियाणा में बीजेपी को वोट नहीं दिया, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है, क्या वो देशभक्त नहीं है? वो लोग जिन्होंने लोकसभा चुनाव में मोदी जी को वोट नहीं किया, क्या वो देशभक्त नहीं है? क्योंकि ऐसे ही लोगों की वजह से मोदी जी बहुमत से दूर हो गए। फिर भी महाराष्ट्र का चुनाव अब बड़ा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को एक काउंटर नैरेटिव मिल गया है कांग्रेस के खिलाफ। आपको क्या लगता है कांग्रेस इसका कैसे जवाब देगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।